दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड सहित विभिन्न राज्यों की कला विषय के शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रस्तुत है 30 प्रश्नों की व्याख्या सहित नई श्रृंखला सुपर 30। और उम्मीद है कि आपकी कला विषय की तैयारी को आसान बनाएगी यह श्रृंखला। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको कला विषय से संबंधित नए वीडियो लगातार मिलते रहें। तो फिर चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। एक मंदिर में ऊंचा गोपुरम, विस्तृत प्रांगण और गर्भगृह अपेक्षाकृत छोटा है। मंदिर परिसर में कई मंडप भी हैं। यह मंदिर किस शैली का उदाहरण है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, द्रविड़ शैली का। द्रविड़ शैली की पहचान है कि विशाल गोपुरम होता है, उसमें यानी प्रवेश द्वार होता है काफ़ी ऊंचा, और बड़ा सा प्रांगण होता है, कई मंडप होते हैं। यहाँ गोपुरम प्रमुख होता है क्योंकि इस पर विभिन्न प्रकार की मूर्ति कला का प्रदर्शन होता है, जैसे मदुरई का मीनाक्षी मंदिर। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कथक नृत्य का विकास मुख्यतः मंदिरों से हुआ है। और दूसरा कथन है कि बाद में मुगल दरबारों ने इसे संरक्षण प्रदान किया। तो दिए गए ऑप्शन में कौन सा सही है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, दोनों सही हैं, यानी दोनों कथन सही हैं। कथक की शुरुआत मंदिरों में कथा वाचन से हुई। बाद में मुगल दरबारों में यह नृत्य विकसित और परिष्कृत हुआ, इसलिए दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न भी कथन पर आधारित है। पहला कथन है कि अजंता चित्रकला फ्रेस्को तकनीक से बनी है, और दूसरा कथन है एलोरा गुफाएं केवल बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है, यानी अजंता चित्रकला फ्रेस्को तकनीक से बनी है। और एलोरा की गुफाएं केवल बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, बल्कि वहाँ पर 3 धर्म हैं, जैसे कि बौद्ध, जैन और हिंदू। इन तीनों की गुफाएं हैं, और अजंता चित्रकला फ्रेस्को तकनीक से बनाई गई है। अगला प्रश्न है मिलान करने का, मैच करने का प्रश्न है। सूची 1 में कला है और सूची 2 में उसका राज्य है। किस राज्य की ये कला है? तो ये आप देख सकते हैं ए बी सी डी, पटचित्र, वर्ली, मधुबनी और कलमकारी। ये किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही कुट होगा ऑप्शन ए, यानी पटचित्र उड़ीसा का है, वारली महाराष्ट्र की है, मधुबनी बिहार की है और कलमकारी आंध्र प्रदेश की। अगला प्रश्न है फ्रेस्को सेक्को और फ्रेस्को ब्रूनो में अंतर क्या है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, एक सूखी दीवार पर और दूसरा गीली दीवार पर। फ्रेस्को ब्रूनो गीली दीवार पर चित्रकारी की जाती है, यानी प्लास्टर बनाया जाता है गीली दीवार का, फिर उस पर पेंटिंग की जाती है। और फ्रेस्को सेक्को जो है वो सूखी दीवार पर चित्र बनाए जाते हैं। इसमें अजंता मुख्यतः फ्रेस्को सेक्को तकनीक पर ही बनाई गई है। अगला प्रश्न है भारतीय लोक कला में वारली चित्रकला की विशेषता क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, ज्यामितीय आकृतियां और सरलता। यानी महाराष्ट्र की वारली कला में त्रिकोण, वृत्त और रेखाओं जैसी सरल ज्यामितीय आकृतियों से मानव और प्रकृति को दर्शाया जाता है। इसमें सफ़ेद रंग यानी चावल का घोल का प्रयोग किया जाता है और पृष्ठभूमि मिट्टी की होती है। यह कला जीवन की सरलता और प्रकृति से जुड़ाव को दर्शाती है। अगला प्रश्न है उड़ीसा नृत्य में त्रिभंगी मुद्रा का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, 3 भागों में शरीर का झुकाव। ओडिशा नृत्य की पहचान त्रिभंगी है, जिसमें शरीर को 3 भागों सिर, धड़ और कमर में मोड़ा जाता है।
यह मुद्रा अत्यंत सौंदर्यपूर्ण और लयात्मक होती है, जो नृत्य को विशिष्ट बनाती है। यह भारतीय मूर्ति कला में विभिन्न मंदिरों में आप देख भी सकते हैं इसे। अगला प्रश्न है, गुप्त काल को भारतीय कला का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, कला, साहित्य और मूर्ति कला का उत्कर्ष। यानी गुप्त काल यानी कि चौथी से छठी शताब्दी में ईस्वी में भारतीय कला का सर्वांगीण विकास हुआ। इसमें अजंता की चित्रकला, सांची की स्तूप और मूर्तियां, इसी प्रकार सारनाथ की मूर्ति कला, संस्कृत साहित्य जिसमें कि कालिदास ने बहुत सारे काव्य और ग्रंथों की रचना की, इस काल में आदर्श सौंदर्य, संतुलन और आध्यात्मिकता का उत्कृष्ट समन्वय दिखाई देता है। इसीलिए इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की कला में मोहनजोदड़ो की नृत्यांगना का महत्व क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, धातु कला और यथार्थवादी अभिव्यक्ति। मोहनजोदड़ो की कांस्य नृत्यांगना लास्ट वैक्स तकनीक से बनाई गई है। यह मूर्ति न केवल धातु कला की उन्नत तकनीक को दर्शाती है, बल्कि शरीर की स्वाभाविक मुद्रा, आत्मविश्वास और यथार्थवादी प्रस्तुति को भी प्रदर्शित करती है। यह प्राचीन भारतीय कला की उच्च स्तर की समझ का प्रमाण है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की संरचना में हर्मिका क्या दर्शाती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, स्वर्गीय लोक का प्रतीक। स्तूप की संरचना में हर्मिका एक चौकोर घेरा होता है, जो गुंबद के ऊपर स्थित होता है। यह स्वर्गीय लोक या दिव्यता का प्रतीक है। इसके ऊपर चक्रावली यानी छतरियां बनी होती हैं, जो बौद्ध की महानता और आध्यात्मिक उन्नति को दर्शाती है। पूरा स्तूप बौद्ध दर्शन और ब्रह्मांड की संरचना का प्रतीकात्मक रूप है। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला और राजस्थानी चित्रकला में मुख्य अंतर क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, मुगल में यथार्थवाद है और राजस्थान में प्रतीकात्मकता। मुगल चित्रकला फारसी प्रभाव से विकसित हुई और इसमें यथार्थवाद, छाया प्रकाश और व्यक्तियों के चेहरे के सूक्ष्म विवरण को बनाने में जोर दिया गया है। और वहीं दूसरी ओर राजस्थानी चित्रकला में भावनात्मक और प्रतीकात्मक प्रस्तुति अधिक दिखाई पड़ती है, जैसे कि प्रेम, भक्ति और प्रकृति को आदर्श रूप में दिखाया जाता है। राजस्थानी शैली में रंग अधिक चमकीले होते हैं, जबकि मुगल चित्रों में रंग संयमित और प्राकृतिक नजर आते हैं। अगला प्रश्न है, द्रविड़ मंदिर वास्तुकला में गोपुरम का क्या महत्व है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, प्रवेश द्वार। द्रविड़ शैली में मंदिर सबसे ऊंची और आकर्षक भाग जो उसका होता है वो गोपुरम होता है, जो मंदिर के प्रवेश द्वार पर बना विशाल टावर होता है। यह केवल प्रवेश द्वार नहीं बल्कि धार्मिक, सामाजिक और कलात्मक पहचान का प्रतीक है। गोपुरम पर देवी देवताओं, पौराणिक कथाओं और लोक जीवन के दृश्य उकेरे जाते हैं। चोल, पांड्य और विजयनगर शासकों ने इसे अत्यधिक विकसित किया। बाद के काल में गोपुरम की ऊंचाई गर्भगृह से भी अधिक हो गई, जो द्रविड़ शैली की प्रमुख विशेषता बन गई। अगला प्रश्न है, कथकली में हरे रंग का मेकअप किसका प्रतीक है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, वीर या सात्विक नायक। कथकली में रंगों का विशेष महत्व है। हरा रंग श्रेष्ठ और वीर पात्रों को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, ध्रुपद गायन शैली का उद्भव किस काल में हुआ? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, भक्ति काल में। ध्रुपद शैली भक्ति आंदोलन के दौरान विकसित हुई, बाद में मुगलों ने इसे संरक्षण प्रदान किया। नगर शैली में शिखर का आकार कैसा होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, वक्राकार। नागर
शैली उत्तर भारतीय शैली है जिसमें शिखर का आकार वक्राकार यानी कि रेखा प्रसाद के रूप में बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी 1953 में। यह एकेडमी संगीत, नृत्य और नाटक के संरक्षण के लिए स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, तंजावुर चित्रकला की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी सोने की पन्नी का प्रयोग। तंजावुर पेंटिंग में सोने की पन्नियों का प्रयोग किया जाता है जिससे आकृतियां उसमें उभरी हुई प्रतीत होती हैं और बहुत ही पेंटिंग आकर्षक लगती है। अगला प्रश्न है, सतत का सिद्धांत भारतीय कला में किससे जुड़ा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी कला परंपरा का निरंतर विकास। भारतीय कला में परंपराओं का निरंतर विकास और रूपांतरण सततता को दर्शाता है। कुडियाट्टम किस राज्य की पारंपरिक रंगमंच कला है? तो यह है ऑप्शन बी केरला की। कुडियाट्टम संस्कृत नाट्य परंपरा है जिसे यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया हुआ है। अगला प्रश्न है, नौटंकी का प्रमुख केंद्र ऐतिहासिक रूप से कहां पर था या कहां रहा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी हाथरस में। ये उत्तर प्रदेश का हाथरस नौटंकी लोक नाट्य का प्रमुख केंद्र रहा है। अगला प्रश्न है, विरूपाक्ष मंदिर किस विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए हम्पी। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के हम्पी का विश्व धरोहर स्थल है। अगला प्रश्न है, सांझी कला मुख्यतः किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी कृष्ण भक्ति से संबंधित है। सांझी कला कागज पर कटिंग से भगवान कृष्ण की लीलाओं को दर्शाया जाता है। यह कई प्रकार से बनाई जाती है, जैसे जमीन पर भी फूलों से बनाई जाती है और विभिन्न प्रकार के रंगों का इस्तेमाल करके रंगोली जैसी आकृति भी बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में हाल ही में किस भारतीय ग्रंथ को शामिल किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए ऋग्वेद पांडुलिपि को। ऋग्वेद की प्राचीन पांडुलिपियों को विश्व की दस्तावेजी विरासत के रूप में मान्यता मिली है। अगला प्रश्न है, पटचित्र कला किस राज्य से संबंधित है और इसमें किस प्रकार का आधार प्रयुक्त होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए उड़ीसा में और कपड़ा। यानी पटचित्र कला उड़ीसा की पारंपरिक कला है जिसमें कपड़े पर प्राकृतिक रंगों से चित्र बनाए जाते हैं। रामप्पा मंदिर किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी काकतीय शैली। तेलंगाना का रामप्पा मंदिर काकतीय वंश की विशिष्ट स्थापत्य शैली को दर्शाता है जिसमें सैंडबॉक्स तकनीक और हल्की ईंटों का उपयोग किया गया है। मधुबनी चित्रकला में कच्छनी शैली की मुख्य विशेषता क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी रेखांकन आधारित सूक्ष्म कार्य। अगला प्रश्न है, गरबा नृत्य को यूनेस्को की किस सूची में शामिल किया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत श्रृंखला में। गुजरात का प्रसिद्ध गरबा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी 2023 में। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित शांति निकेतन को 2023 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया। भारतीय मूर्ति शिल्प परंपरा में गोमूत्रिका को किस रूप में जाना जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी अलंकरण का तरीका। भारतीय मूर्ति शिल्प परंपरा में गोमूत्रिका को अलंकरण का तरीका के रूप में जाना जाता है।
वर्णीकृत अष्टाध्यायी में गोमूत्रिका नामक वस्त्र का उल्लेख दिया गया है। यह एक प्रकार की धोती या साड़ी थी जिसके एक पल्ले पर गोमूत्रिका शैली की किनारी बनी होती थी। यक्षिणी को प्राचीन मूर्तियों में सामने की ओर लटकती हुई पोटली या गोमूत्रिका शैली की किनारी देखने को मिल जाएगी। अगला और अंतिम प्रश्न है, भारतीय चित्रकला का रंग विधान किसका भाग है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, वर्णिका भंग का। भारतीय चित्रकला का रंग विधान वर्णिका भंग का भाग है। रंगों का प्रभाव तथा मिश्रण, उनके प्रयोग की विधियां और ब्रश का ज्ञान वर्णिका भंग के अंतर्गत आता है। कलाकृति में भावों के अनुसार रंगों का प्रयोग करने पर ही चित्र प्रभावित होते हैं। चित्रकला में वर्णिका का विशेष महत्व स्पष्ट है। तो ये थे कुल 30 प्रश्न। उम्मीद है आपने सारे प्रश्नों को ध्यान से सॉल्व किया होगा। मिलते हैं अगले अंक में 30 नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार।